एक बार मुझे माफ़ कर दो माँ, अपने दर्शन की अनुमति दे दो, फिर कभी कुछ नहीं माँगूँगी, कसम से माँ, सिर्फ़ एक बार। ये था माँ की लाडो सरोज का आखिरी मैसेज जो माँ ने शायद देखा ही नहीं था। देखती भी कैसे भला, माँ को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसलिए मैंने ही तो उनका नंबर माँ के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब माँ ने पंकज भैया से सरोज दी का मोबाइल नंबर ले लिया था, पर उनको सेव करना नहीं आता था, इसलिए मुझे कहा था उनका नंबर सेव कर देने के लिए, पर मैंने उनका चैट आर्चिव कर दिया, इसलिए माँ देख नहीं पाई होगी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैसेज देखूँ। माँ जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी, किसी को भी कोई होश कहाँ था, बाबूजी ने ही कहा था, "अभी माँ को फ़ोन-वोन से दूर रखो।" तभी तो माँ का फ़ोन हमने अस्पताल में ले नहीं जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी के गुड बुक में रहना था, इसलिए मैं कभी सामने से सरोज दी को फ़ोन नहीं करती थी। माँ की 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब माँ के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए सरोज दी के इस आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी तो मेरा विचलित मन पिछले दिनों घटने वाली एक पर एक अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की तो बात है, माँ लगभग मृत्युशैया पर थी और इधर माँ थी कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी कि उनकी आंखें और भी प्रखर सी हो गई थी। माँ की निस्तेज और जर्जर शरीर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में समा गया था। वैसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं, बाबूजी और अनिल भैया अच्छी तरह जानते थे कि माँ को किसका इंतजार था। उनकी लाडली सरोज का, और हो भी क्यों न भला, आखिर माँ को सरोज दी को देखे हुए कम से कम 10 साल हो चुके थे। इन सालों में उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा, पता नहीं। मैं अक्सर सोचा करती थी कि माँ में कितना धैर्य है, कितना बिलखती होगी माँ जब वह अपनी बेटी का साथ ना दे पाई होगी। आज मैं खुद एक प्यारे से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि माँ के लिए वह कितना दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज़ में सरोज और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और क्षोभ तो माँ को भी हुआ था, आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था, पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। सरोज दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी तो हैं, मैं और अनिल भैया। कैसा दिन था वो। सरोज दी दलान में अपने नौसे के साथ सिर झुकाए खड़ी थी और बाबूजी जोर-जोर से चिल्लाकर कह रहे, "जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सबका विश्वास तोड़कर, घर की इज़्ज़त मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफ़ी किस बात की माँग रही हो? आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुँह मत दिखाना।" माँ ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत कराना चाहा कि इस तरह ऊँची आवाज़ में चिल्लाएँगे तो अपने घर की बहुत बदनामी होगी। अपने घर की इज़्ज़त को यूँ सरेआम ना उछालिए। माँ ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि पलांस में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। बाबूजी ने माँ को गुस्से से ज़ोर से झटका दिया था, जब वो उनकी बाँह पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी। बाबूजी के झटके से सुकोमल माँ छिटक कर दूर जा गिरी थी। चोट-खरोंच से ज़्यादा दर्द माँ के मन में हुआ था, उनका मन आहत हुआ था, क्योंकि आज तक बाबूजी ने माँ से ऊँची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। अब तक दलान के बाहर लोग भी जमा होने लगे थे। घर की बात अब घर में छुपाने वाली नहीं थी, क्योंकि इरफान के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरे 10 दिन बाद लौटकर आई थी, तो रज़िया बानो बनकर बनारस के ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर धर्म में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर, एकदम से पचने-पचाने वाली बात तो थी नहीं। ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाई पढ़कर उनके अर्थ बताते हुए अपनी और्जपूर्ण वाणी में जैसे सरस्वती पुत्र बन जाते थे। कई श्रद्धालु तो भाव विभोर होकर बाबूजी की चरण धूलि तक सिर पर लगा लेते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था, वह अक्षम्य तो था ही, तत्कालीन समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था, उतना ही अपनी ऊँची नाक से भी तो था, सो अपनी बेटी को माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई-बहनों में सरोज दी अर्थात माँ बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। उनके बाद अनिल भैया, फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर माँ की लाडली थी तो मैं बाबूजी की आँखों का तारा थी, और हम 2 बहनों के बीच अनिल भैया घर में सबके प्रिय मात्र तो थे ही, इसके अलावा दादी के कुछ ज़्यादा ही लाडले थे। वंशधर जो थे, परंपराओं को निभाने वाले हमारे परिवार में जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो माँ फूली नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने माँ को पहली संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में सरोज दी
प्यारी तो थी ही, जैसे-जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरती गई। इतना रुख कहाँ समाएगा भला, जल्दी से सरोज की शादी कर दे। एक रात माँ ने बाबूजी को आशंकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई से उनका मन उचट गया था। माँ को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी तो माँ के मन में चल रहे द्वंद्व से अनजान बाबूजी ने कहा, अभी सरोज का 12वीं हो चुका है, अगर वह आगे पढ़ना नहीं चाहती तो अशोक चौधरी जी काफ़ी दिनों से अपने अफसर बेटे राहुल के लिए सरोज का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले हफ्ते को उन्हें घर बुला लेते हैं। सरोज और राहुल अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उनकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर माँ निश्चिंत होकर उस रात सो गई। कदाचित भविष्य से अनजान उस रात सरोज दी जब पानी लेने किचन में जा रही थी तो उन्होंने माँ बाबूजी की बात सुन ली थी। वापस कमरे में आकर देर तक भुनभुनाती रही थी कि मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रोई भी थी। फिर मुझे गले लगाकर सो गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अंदाजा तो लग ही गया था कि सरोज दी माँ बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से तो मानेगी नहीं, क्योंकि दीदी किसी इरफान नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी है। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 10वीं में पढ़ने वाली मैं कोई बच्ची तो थी नहीं, और भैया तो दीदी के कॉलेज में ही था। पर सरोज दी ऐसे घर से भाग जाएगी यह तो किसी ने नहीं सोचा था। अपनी सहेली सिया की शादी में शामिल होने के लिए दीदी माँ से कहकर गई थी। माँ, सिया की शादी में सभी सहेलियाँ रात भर रुक रही हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह सुबह ही सिया की विदाई है, उसके तुरंत बाद आ जाऊँगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना। माँ अपनी लाडली को मना नहीं कर पाई। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर माँ के गले लगी। उस वक्त माँ को अपनी सरोज पर जाने कैसा लार आया कि अपने गले से सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोली, शादी में जा रही है सरोज, यह ले सोने का है, पहन ले, पर संभल कर रखियो। दीदी ने माँ के पैर छुए और फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया, और उस वक्त दीदी का माँ के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा था, सरोज दी, आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में, आप माँ के पैर क्यों छू रही हो? बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरा गाल खींचते हुए खुशी-खुशी शादी में जाने को निकल गई। खुद अनिल भैया तो उन्हें सिया दीदी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया, तो माँ ने सिया के घर फ़ोन लगाया तो उनकी बहन ने उठाया। रात सरोज दी जयमाल के तुरंत बाद घर के लिए निकल गई थी, यह कहकर कि ज़्यादा रात तक न रुक सकेगी, उनके बाबूजी नाराज़ होंगे। सिया दी के घर में भी सबको बाबूजी के गुस्सैल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था, इसलिए किसी ने दीदी को रुकने की जिद नहीं की थी। अब घबराकर माँ ने आशंका जताते हुए और लगभग रोते हुए कहा कि अगर सरोज कल रात ही जब घर के लिए निकल गई थी तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची? आखिर कहाँ रह गई मेरी फूल सी कोमल बच्ची? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। अभी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे? कहकर माँ ने अनिल भैया को सरोज दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने को कहा। उधर दीदी को सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे में टेबल पर पड़ा मिला था, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन पर पता करके भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह तो पहले माँ पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, इससे परिवार की बदनामी जो होती थी। 9 दिन बस परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी के किसी दोस्त या सहेली ने उनके इरफान के साथ भाग जाने के बाबत कुछ भी बताया हो। माँ ने रो रो कर जब दादी की अदालत में गुहार लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवा लाए और वहाँ भी बात को ज़्यादा न फैलाने की विनती कर आए। खैर बात तो फैलनी थी और फैली भी खूब, इतनी कि घर से निकलते ही जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, सरोज का कुछ पता चला? अगर दीदी भागने के 2-3 दिन बाद भी लौट आती तो बात संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 10 दिन बाद इरफान से निकाह करके। सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक थी भी कि सरोज दी किसी इरफान नाम के लड़के से मिलती है, पर माँ बाबूजी को तो
दीदी और इरफान के मेल-जोल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। सरोज दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 10 दिन बाद वापस आना, इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों से बेधा जाना एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई भी तो पूरे 10 दिनों के बाद, जब तक बात पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी बातें फैलते हुए देर कहाँ लगती है, और साथ में यह भी बात फैल गई थी कि माँ बाबूजी का शासन कमज़ोर है, बेटियाँ अनुशासित नहीं। बहुत बड़ी बात थी। एक माता-पिता की परवरिश पर समाज सवाल उठा रहा था। बाबूजी तो सरोज दीदी को कभी माफ़ नहीं कर पाए। उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई। पर बाबूजी पत्थर के हो गए थे। जिस समाज में आज तक सर उठाकर चलते आए थे, वहाँ बाप-दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलक्षणी बेटी को कैसे माफ़ कर देते। बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल रहे थे। माँ और चाची की जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की ही थी, और दादी ने तो हद ही कर दी। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा था। जब सरोज दी और जीजा जी दादी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो। बस अपमान का शायद आखिरी घूँट था वो सरोज दीदी के लिए। अब जो इरफान का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और माँ के पैर के पास की मिट्टी उठाया और उसे ही अपने पीहर की भेंट समझकर अपने आंचल में बांध लिया था, और इरफान के साथ निकल गई थी। उड़ती-उड़ती खबर आती रही कि उनके 2 बच्चे हैं और अभी वह जयपुर में रहती हैं, वगैरह-वगैरह। आगे जाकर भैया की नौकरी पहले दिल्ली में लगी तो शादी के बाद उन्होंने माँ की हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला बनारस करा लिया। पर तब तक माँ को एक जानलेवा रोग ने पकड़ लिया था। अब कम से कम रेखा भाभी और गोलू से घर में थोड़ी चहल-पहल रहने लगी थी। संजोग से मेरी शादी बनारस में ही हुई थी, सो मायका छूट कर भी नहीं छूटा था। पर माँ के लिए हम सब मिलकर भी सरोज दी की जगह न भर सके थे। वैसे भी एक माँ के लिए उसकी संतान का विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। बाबूजी और माँ के सामने तो जैसे सरोज दी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रही सरोज दी को शापती और गरियाती ही रही, और कालांतर में उनके शाप का असर हुआ भी। भैया का एक दोस्त आलम जयपुर से बनारस अपने घर आया तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने यह खबर सुनाई थी कि सरोज दी बहुत दुखी है, इरफान का बिजनेस कुछ घाटे में चल रहा है और अब वह 5वें बच्चे को जन्म देने वाली है। उनके 4 बच्चे हो गए हैं और आगे भी अपनी मर्जी से बच्चे को जन्म देना है या नहीं देना है, इस पर सरोज दी की कोई मर्जी नहीं चल रही। सुनकर माँ बहुत विचलित हुई थी। आलम के हाथों पैसे और काफ़ी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबूजी को मालूम पड़ गया और वह माँ पर काफ़ी नाराज़ हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने को माफ़ नहीं कर पाए थे। उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ़ थी। अगर दीदी और इरफान का प्यार सच्चा था और वह दोनों शादी करना चाहते थे तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्ज़ी तक इंतज़ार करना था। यूँ विषम परिस्थिति से लड़े बिना आसान और चोर जैसा रास्ता अपनाना कदाचित हमारे परिवार में नहीं सिखाया जाता था। और सरोज दी भी तो इसी परिवार का अंश थी। बहुत खूबसूरत दीदी, शायद अपनी खूबसूरती की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ हो के पुल बाँधने वाले इरफान को दिल दे बैठी थी और बहुत जल्दबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात यह नहीं है कि इरफान उनका सही जीवन साथी है या कोई और अच्छा जीवन साथी साबित होता। बात है उन्होंने निर्णय लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। सरोज दी ने जो भी किया उससे परिवार तो टूटा ही था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। दादी अपने पूजा पाठ का आडंबर कुछ ज़्यादा करने लगी थी। हम भाई-बहन घर बाहर 2 अलग माहौल में खुद को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टूटी थी माँ, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी खुश नहीं रह पाती, और यहाँ तो उनकी लाडली न उससे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तोड़ कर गई थी। शायद सरोज दीदी ने माँ, बाबूजी, दादी, भैया, छुटकी बहन सबका विकल्प इरफान और उसके परिवार में ढूँढ लिया हो, पर हमारा परिवार सरोज दीदी का विकल्प नहीं ढूँढ पाया था। सरोज दी के जाने के बाद माँ को कभी ढंग से तो रोटी खाते हमने नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। माँ उम्र से
काफ़ी बड़ी दिखने लगी थी। जब दादी भी नहीं रही तो माँ अपने मन की बात मन में रखते-रखते और भी उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब यह जानलेवा रोग उन्हें ग्रस गया। बाबूजी ने इलाज के लिए एक घर तक बिकवा दिया तो भैया ने अपने सारे पैसे भविष्य निधि के निकलवा लिए। माँ को बचाने के लिए जैसे सब कुछ दाँव पर लगा बैठा था मेरा परिवार। सीमा, लगता है अम्मा अब नहीं बचेगी। भराए गले से जब भैया ने कहा तो मैं जैसे अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आ गई। मैंने कुछ सोचकर कहा, भैया, माँ की जान सरोजदी में अटकी पड़ी है, एक बार उनको बुला लेते हैं, शायद उनसे मिल ले तो। बाकी मैं समझ गई थी कि भैया क्या कहना चाहते हैं, पर बाबूजी को कैसे राज़ी करें। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबूजी सरोज दी को बुलाने के लिए और उन्हें माँ से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अनिल भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उनको लाने का निश्चय करके निकल गए। मैं नहीं जाती, पर मुझे पता था कि दीदी अपने गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी, तो मेरा जाना ज़रूरी लगा। अस्पताल में माँ के लिए रात में किसी को रुकना होता था। सो गोलू को दादाजी के पास छोड़कर भाभी एक रात के लिए माँ के पास रुकने वाली थी। मैं भैया के साथ दीदी को लाने रवाना हो गए। दीदी के ससुराल पहुँचे तो घर के बाहर काफ़ी लोग जमा थे वहाँ पर, और शायद कुछ अनहोनी हुई थी क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। किसी ने कहा, अभागी पूरी ज़िंदगी अपने मायके वाले को तरसाती रही, इंतज़ार करती रही, वह आए भी तो मैयत के समय। मैं कुछ समझी नहीं, ऐसा समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी कि जो अंदेशा मुझे हो रहा है, हे भगवान, वह सच न हो। भैया तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, आप रजिया के भाई हो ना, अच्छा हुआ आप आ गए। इस वक्त हम चाहते थे कि उसका दाह संस्कार हिंदू रीति से हो। अब आप आ गए हो तो अपनी बहन की अर्थी को कांधा आप ही देना। मेरे और भैया के लिए यह खबर एकदम अविश्वसनीय लग रहा था कि माँ की लाडो हमारी सरोज दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने 5वें बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से सरोज दी इस दुनिया से चली गई थी। हमारे पहुंचने के 2 घंटे पहले मैंने बदहवास होकर बाबूजी को फ़ोन किया तो फ़ोन चाचा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उसके पहले ही चाचा जी की रोने की आवाज़ आई। बोले, सीमा, तुम और अनिल यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनकर मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती, तब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना यह जानकर हुआ कि उधर अम्मा नहीं रही और इधर सरोज दीदी भी रुखसत हो गई। कैसी विडंबना थी ये, और कैसा अद्भुत संजोग। एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जुड़ी माँ बेटी की तरह माँ और सरोज दी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई हो, जिन्हें इस दुनिया ने तो जाति, समाज और कौम के बंधनों में जकड़ कर मिलने नहीं दिया। शायद उस दुनिया में, उस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता है, वहाँ उनकी आत्मा मिल सके। जब हम वहाँ से वापस आए तब अम्मा का फ़ोन निकाला और देखा था दीदी का वो आखिरी मैसेज था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है, एक बार अपनी छाती से लगाकर माफ़ कर दो माँ, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो माँ। काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता, काश माँ को ये मैसेज पढ़ने दिया होता। मेरा पछतावा तो अब उम्र भर का है। माँ, बाबूजी ने तो सरोज दी को माफ़ कर दिया, पर क्या मैं खुद को अनजाने में हुई इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊंगी? कभी-कभी जब भावावेश में आंखें बंद करती हूँ तो अपनी परछाई धुंधली आँखों से माँ के सीने से लगी हुई सरोज दी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ, कहीं किसी दुनिया में माँ बेटी की आत्मा साथ होगी। शायद वहाँ सरोज दी माँ की गोद में चैन से सो रही हो, इस निर्मम दुनिया से परे। एक माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही हो। शायद दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया हो, वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब